प्यारे बच्चों, अभी तक हमने इस अध्याय में पोषण के बारे में पढ़ लिया है, जिसमें हमने भोजन का पाचन करके शरीर में उसके अवयवों का प्रयोग करने के बारे में जाना कि किस प्रकार पाचन होता है। उसके बाद वहीं से हमने यह भी पढ़ा कि श्वसन जो है हमारे लिए क्यों आवश्यक है, जिसमें हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ हमने पढ़ लिया है। अब हमने ये भी पढ़ा कि पोषण में जो भोजन हमने पचाया है उसके अवयवों को सरल रूप में बनाने के बाद रक्त उसका वहन करता है। उसी प्रकार ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन भी रक्त करेगा। साथ में जो वेस्ट होते हैं, वेस्ट कौन से, जिनमें नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन युक्त वेस्ट जो हैं, जो कोशिकाओं में बनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे लिए वेस्ट ही है, लेकिन इसके अलावा नाइट्रोजन युक्त वेस्ट भी होते हैं। उनका वहन भी ब्लड के द्वारा ही होता है। तो रक्त इन सभी का वहन कर रहा है, कुछ जरूरी चीज़ों को ले जा रहा है कोशिकाओं में, और कोशिकाओं से बनने वाले वेस्ट को बाहर भी ला रहा है। जहाँ पर जैसे बाहर कहाँ ले जाएगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में आकर बाहर निकल जाएगी, और नाइट्रोजन युक्त जो वेस्ट हैं ये किडनी में जाकर फिल्टर होकर शरीर से बाहर निकल जाएंगे। तो रक्त इन सब चीज़ों का वहन करता है। जिसमें हमने यह भी पढ़ा कि जो ऑक्सीजन है वो रक्त के अंदर जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं, आरबीसीज हैं, उनमें एक वर्णक पाया जाता है जिसको हमने हीमोग्लोबिन कहा है। तो हीमोग्लोबिन जो है वहन करने में सहायता करेगा ऑक्सीजन की। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट जो हैं ये तरल रूप में जाएंगे। ठीक है, तो पहले जान लें कि रक्त में होता क्या है। पहले तो आप मान लो कि रक्त में कुछ पानी की तरह का तरल है। ठीक है, उस पानी में कुछ और मटेरियल है। ये क्या है? सेल्स, कोशिकाएं। कुछ बड़ी हैं, कुछ और अलग तरह की कोशिकाएं हैं। तो इस तरह से बहुत सारी कोशिकाएं हैं। ये हम आरबीसीज मान लेते हैं, और ये डब्ल्यूबीसीज, वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, और कुछ और कोशिकाएं भी हैं, पट्टिकाणु कोशिकाएं जिनको बोला है प्लेटलेट्स हैं। तो ये 3 प्रकार की कोशिकाएं। एक कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? उत्तक, है ना। ये भी एक प्रकार का उत्तक है, ये भी एक प्रकार का उत्तक। बहुत सारी कोशिकाएं उत्तक बना रही हैं, और उसके बीच में ये तरल है। इस तरल को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। इस प्लाज्मा में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड घुला है जो बाहर जाएगा। ठीक है, प्लाज्मा में घुल के कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी। वेस्ट है, नाइट्रोजन वेस्ट है, वो इसमें घुल कर जाएगी। आरबीसीज ऑक्सीजन को लेकर जाएगा। इसके अलावा प्लाज्मा में प्रोटीन भी होती है, जो कि भोजन के पाचन के बाद ब्लड में आई है। फिर कुछ ग्लूकोज होता है। तो इस प्रकार से कुछ आवश्यक पदार्थ भी हैं प्लाज्मा के अंदर, तरल रूप में घुले हुए अवस्था में आते हैं, तरल अवस्था में। ठीक है, तो ये तरल जैसा पदार्थ है, इसको प्लाज्मा कहा है। इसमें सेल्स हैं, ये विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं, और ये प्लाज्मा मिलकर ब्लड का निर्माण कर रहे हैं। तो ब्लड रेड कलर का क्यों है? क्योंकि उसमें लाल रक्त कोशिकाएं हैं, जिनमें कि लाल रंग का वर्णक हीमोग्लोबिन है। अब यह पूरा एक वहन तंत्र बनता है। तो वहन तंत्र में क्या होता है? ये जो ब्लड है, रक्त है, किस में होता है? वहिकाओं में। तो वहिकाओं में दौड़ेगा रक्त, शरीर के सभी कोशिकाओं में जाएगा, वहिकाओं में। अब वहिकाओं में जाएगा तो एक टाइम तो रुक भी सकता है। तो इसको चलाते रहने के लिए एक पंपिंग प्रणाली भी होनी चाहिए, एक पंप भी होना चाहिए, जो आप सब जानते हैं कि हृदय है। अगर नालियों में, वहिकाओं में, या नालियां हैं, नालियों की तरह है, नालियां हम बोल सकते हैं, रक्त की नालियां हैं, पंप होता है उसमें, और ऐसा तंत्र होता है, एक तंत्र ऐसा होता है जो टूट फूट को देख सके, टूट फूट की मरम्मत कर सके। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले पंप के बारे में पढ़ेंगे। ये पंप कौन है जो वहिकाओं में रक्त को लगातार दौड़ाए रखता है? वो है हमारा हृदय। चलिए हृदय की बात करते हैं। तो हृदय में अब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो नाइट्रोजन वेस्ट हैं ये जाने हैं बाहर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी? फेफड़ों में, जहाँ से उसको बाहर भेज दिया जाएगा। और ऑक्सीजन बाहर से आएगी फेफड़ों में, और जहाँ से उसको सारे शरीर में भेज दिया जाएगा। तो इस प्रकार ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को ले कौन जाएगा? रक्त।
अब रक्त को पंप कौन करेगा? हृदय। हृदय पंप करेगा। यहाँ समझने वाली बात क्या है कि रक्त ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का परिवहन कर रहा है, तो यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि जिस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीजन वाले रक्त के साथ ना मिल जाए, नहीं तो ऑक्सीजन की आपूर्ति ठीक से नहीं हो पाएगी। इसलिए हृदय में कुछ चैम्बर बने हैं, चैम्बर यानी कोष्ठक, कोष्ठक बने हैं। तो देखिए क्या होना है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त है उसे कहाँ भेजना है? हृदय कहाँ भेजेगा? बाहर, फेफड़ों में। और फिर क्या करेगा? यही रक्त कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देगा, ऑक्सीजन ले आएगा वापस हृदय में, और फिर हृदय को इसे भेजना है पूरे शरीर में। तो हृदय में क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों रक्त आ रहे हैं। देखिए ये मान लीजिए हृदय है, अब यहाँ से आया CO2 युक्त रक्त, इसने इसको पंप किया फेफड़ों में, ठीक है। फेफड़ों से ऑक्सीजन लाएगा, फिर यहाँ आएगा तो ऑक्सीजन युक्त लाएगा, फिर इसको वो पूरे शरीर में भेज देगा। तो यहाँ पर एक चैम्बर होना चाहिए बीच में, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो है वो ऑक्सीजन युक्त रक्त से ना मिले, नहीं तो फिर कौन सा रक्त कहाँ भेजना है। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में है इसमें, इसको पूरे शरीर में भेजने के बाद वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी करके यहाँ लाया जाएगा, यहाँ से फेफड़ों में भेजा जाएगा। इस प्रक्रिया को समझते हैं विभिन्न चरणों में। तो देखिए हृदय के 4 कोष्ठक हैं, ऐसे बना लेते हैं। ऊपर वाले 2 कोष्ठक, ठीक है, और नीचे वाले 2 कोष्ठक। इस तरह से ऊपर वाले कोष्ठकों को हम आलिंद कहेंगे और नीचे वाले कोष्ठकों को हम निलय कहेंगे। तो इस प्रकार इस तरफ के भाग हैं बायां भाग है तो बायां आलिंद और बायां निलय, और इस तरफ का दायां आलिंद और दायां निलय, ठीक है। अब इस तरफ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड रहेगा और इस तरफ ऑक्सीजन युक्त ब्लड रहेगा। सबसे पहले जो बायां आलिंद है, ये इसका बायां कोष्ठक है, ये पहले फैल जाएगा जब इसमें फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त आएगा, ठीक है। तो ये फैल जाएगा, ठीक है। फैलने के बाद ये अपना इसको पूरा भर देगा, उसके बाद इस ब्लड को ये नीचे धकेल देगा। ऑक्सीजन युक्त रक्त अब बाएं नीले में आ जाएगा और बायां नीले जो है ये अब शिथिल हो जाएगा, मतलब रिलैक्स हो जाएगा, फूल जाएगा, और इस दौरान ये आलिंद जो है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, संकुचित हो जाएगा। तो संकुचित होगा तब ये ब्लड जो है यहाँ सारा ऑक्सीजन युक्त ब्लड यहाँ चला जाएगा। तो बायां नीले अभी फूल गया है, शिथिल हो गया है, ठीक है। पहले शिथिल हुआ है, फिर उसके बाद संकुचित होता है। संकुचित होता है तो मतलब इकट्ठा हो जाता है, और उसके बाद इस ब्लड को ये धमनियों में भेज देगा। कहाँ भेजेगा? यहाँ से ब्लड जब ये सिकुड़ेगा तो इस ऑक्सीजन युक्त रक्त को भेजेगा धमनियों में, तो ये है धमनी। अब इन धमनियों द्वारा ये रक्त जाएगा पूरे शरीर में, शरीर के सभी भागों में। अब देखिए पूरे शरीर में जाने के बाद पूरे शरीर में ये धमनियाँ ऑक्सीजन युक्त रक्त को सभी कोशिकाओं में भेज देंगी, फिर पूरे शरीर से ये वापस लेकर आएंगी। देखिए खुलेगा कहाँ वो? सबसे पहले इधर आलिंद में, तो दायां आलिंद अब शिथिल हो जाएगा और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो है भर जाएगा। उसके बाद वही रक्त दाएं नीले में जाएगा और ये शिथिल हो जाएगा और ये संकुचित होना स्टार्ट हो जाएगा। संकुचित होगा तो सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो है नीले में चला जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त कहाँ जाना चाहिए? अब ये जाएगा धमनी से फेफड़ों में, ठीक है, फेफड़ों में जाएगा ताकि ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाए, फिर वहाँ से इस प्रकार ऑक्सीजन लेकर फिर दोबारा आएगा। तो ये प्रक्रिया होती है। इस प्रकार 4 कोष्ठक हैं जो अलग अलग बने हैं।
ऊपर वाले कोष्ठक को आलिंद कहेंगे, दायां और बायां, और नीचे वाले को दायां और बायां निलय कहेंगे। दाएं भाग में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है, दाएं भाग में ऑक्सीजन युक्त रक्त है। तो इस प्रकार रक्त जो है वो एक बार ऑक्सीजन लेकर जा आ रहा है यहाँ हृदय में, वहां से पंप हो रहा है पूरे शरीर में, फिर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त लेकर आ रहा है दाएं भाग में, वहां से फेफड़ों में जाए। तो 2 बार रक्त जो है हृदय में आ रहा है। वही रक्त पहले ऑक्सीजन लेकर आया, शरीर में गया, वहां से फिर हटके हृदय में आया, तब कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आया। तो वही रक्त आ रहा है पहले यहाँ, फिर घूम के फिर यहाँ आ रहा है। तो 2 बार परिसंचरण हो रहा है रक्त का, इसे हम दोहरा परिसंचरण कहते हैं। तो दोहरा परिसंचरण अगर पूछा जाए तो ये समझाना है आपने कि रक्त किस प्रकार से 2 बार हृदय में प्रवेश करता है। तो बच्चों इस प्रकार आप बना सकते हैं। ये पहले हमने 4 चैम्बर बनाए, 2 और ये 3 और ये 4। उसके बाद यहाँ से एक पाइप बनाएंगे जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाएगी पूरे शरीर में। इसको हम कहेंगे महाधमनी। ठीक है, सबसे बड़ी धमनी है शरीर की। तो धमनियों द्वारा हृदय से जो है रक्त बाहर निकलता है। ये दूसरी धमनी है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन युक्त रक्त जाएगा। ऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ जाएगा? पूरे शरीर में। तो महाधमनी कहाँ लेके जाएगी? पूरे शरीर में। और ये धमनी है फुफ्फुस धमनी। ये कहाँ लेके जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को? ये लेके जाएगी बाहर, छोड़ेगी फेफड़ों से बाहर छोड़ेगी कार्बन डाइऑक्साइड को, इसलिए ये फुफ्फुस धमनी है। तो याद रखें धमनियाँ क्या होती हैं? जो रक्त को हृदय से लेकर जा रही हैं। कैसे ले जाएंगी? जैसे ये जो नीचे वाला पार्ट है, निलय, दोनों निलय पंप होंगे, ये दोनों सिकुड़ेंगे, संकुचित होंगे, तो प्रेशर से ये ब्लड यहाँ जाएगा। ठीक है, ये ब्लड यहाँ जाएगा और पूरे शरीर में और फुफ्फुस की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ये धमनी है। उसके बाद जैसे ये महाधमनी गई है, उसके बाद इकट्ठा होगा ब्लड और आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ, इनको हम धमनी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये जो वहिकाएं में दिख रही हैं आपको, ये रक्त को लेकर आ रही हैं। ये जो वहिकाएं थी ये लेकर जा रही हैं, इनको धमनियाँ बोला है। एक महाधमनी, एक फुफ्फुस धमनी। ये रक्त को लेकर जा रही हैं हृदय से बाहर। अब जो रक्त को हृदय के अंदर ला रही हैं, इनको हम कहेंगे शिराएं। आपने पढ़ा है 9th क्लास में, शिराओं में जो प्रेशर है कम होगा, महाधमनी में प्रेशर ज़्यादा होगा। यहाँ भी देखिए, यहाँ पर जो नीले भाग है, इसने रक्त को कहाँ लेके जाना है? शरीर तक, शरीर के सभी भागों तक लेके जाना है। इसलिए नीले के जो ये दीवारें हैं ये बहुत मोटी हैं, लेकिन मैंने बनाई हैं यहाँ आलिंद की दीवारें बहुत पतली। ठीक है, क्योंकि इन्होंने तो पंप कहाँ करना है रक्त को? सिर्फ नीले में। आलिंद जो है ये रक्त को नीले तक ही भेजेगा, इसलिए इनकी दीवारें पतली हैं। लेकिन इन नीले ने रक्त को दूर तक लेके जाना है, इसलिए नीले की दीवारें आपको मोटी दिखेंगी। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ से प्रेशर से ब्लड जाएगा यहाँ धमनियों में, इसलिए धमनियों की दीवारें कैसी होनी चाहिए? मोटी, ताकि प्रेशर को झेल सकें। अब शिराओं तक आते आते तो प्रेशर वैसे ही कम हो जाएगा। तो शिराओं तक आते आते जब प्रेशर कम हो जाएगा तो क्या होगा? ये शिराएं यहाँ पर ब्लड को ले आएंगी। ठीक है, तो शिराओं के अंदर कुछ वाल्व भी होते हैं, ताकि जो ब्लड है वो पीछे हट के ना आए, इस तरफ हट के ना आए। ठीक है, यहाँ भी जहाँ पर ये छेद हैं, जो यहाँ पर ब्लड पंप होगा तो इस धमनी में जाएगा, तो रक्त पीछे हट के ना आए, तो इसमें भी क्या होते हैं? वाल्व। वाल्व ये सुनिश्चित करते हैं कि रक्त पीछे हट के ना आए। यहाँ भी वाल्व है। यहाँ से यहाँ ब्लड जा रहा है तो यहाँ भी वाल्व है, यहाँ से यहाँ ब्लड जा रहा है, यहाँ भी वाल्व होते हैं। ठीक है, अब धमनियाँ मोटी होती हैं, मस्कुलर होती हैं, पेशीय, सारे पेशीय युक्त होता है, इसमें कोई हड्डी नहीं होती, सारा पेशियों से बना होता है। तो ये पेशी युक्त धमनियाँ जो है ये मोटी होती हैं। सबसे बड़ी धमनी महाधमनी है, ये याद रखना है आपने। तो प्रेशर से जाएगा इसमें ब्लड, इसलिए मोटी है। इसमें कम प्रेशर होगा शिराओं में, इसलिए इनकी दीवारें पतली होती हैं। ये हमने 9th में दोनों में डिफरेंस पढ़ा, धमनी और शिराओं में अंतर क्या है, ये आप एक बार दोबारा 9th क्लास में पढ़ लें। ठीक है, उसके बाद अच्छा, अब देखिए ये जो कोष्ठक बने हैं अलग अलग, ये क्यों जरूरी हैं? ताकि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त और ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है आपस में मिले ना। क्योंकि हम लोगों में या स्तनधारियों में या दूसरे कशेरुकियों में उचित मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उन्होंने शरीर का टेम्परेचर बना के रखना होता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस
के करीब होता है। तो ये बना कर रखना जरूरी है, ये आगे पीछे हो जाए तो बुखार आ जाएगा, काम नहीं कर पाएंगे आप। तो ये तापमान बना के रखना है, चाहे बाहर जितनी भी ठंड हो। तो उसके लिए बॉडी के अंदर लगातार हीट यानी ऊर्जा बनती रहनी चाहिए। तो ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, इसलिए ज़्यादा ऑक्सीजन युक्त रक्त की आवश्यकता है, ताकि ऑक्सीजन की आपूर्ति अच्छे से हो सके। बाकी जो दूसरे जीव हैं, जैसे मछली है या मेंढक है या सांप हैं, इनको ज़्यादा तापमान ये नहीं झेल सकते, इसलिए जब ज़्यादा गर्मी होती है, ज़्यादा सर्दी होती है, तो गायब हो जाते हैं, छुप जाते हैं कहीं जाके ज़मीन के नीचे। तो उनमें ज़्यादा अगर ऑक्सीजन, थोड़ा बहुत ऑक्सीजन युक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त मिल भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी बॉडी में। इसलिए उनमें 3 ही चैम्बर होते हैं। हमारे इस हृदय में 4 कोष्ठक हैं, और जो जल स्थलचर होते हैं और सरीसृप होते हैं उनमें 3 कोष्ठक होते हैं। ये ध्यान रखें आप। उसके बाद हमारा जो चक्र है वो मैंने समझा दिया किस प्रकार से ये पूरा होता है। उसके बाद हमारा आता है रक्त दाब। रक्त दाब कैसे होता है? अब यहाँ देखिए धमनियों में क्या हो रहा है। जब ब्लड जाएगा इनमें, तो देखिए ये है हमारी धमनियाँ। तो धमनियाँ, इसके अंदर ब्लड है, तो इस ब्लड ने दीवारों पर कुछ तो प्रेशर लगाया है ना। जैसे वायु दाब डालती है, वैसे तरल पदार्थ भी तो दाब डालेंगे। तो इन पर कुछ दाब होगा। जब हमारा निलय पंप हुआ है तो ये दाब अत्यधिक होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये रिलैक्स हो जाता है तो ये दाब थोड़ा कम हो जाएगा। ऐसे ही होगा ना कि जब पंप हुआ तो इन पाइप्स में ब्लड का प्रेशर ज़्यादा है, लेकिन जब ये वाला भाग फिर शिथिल हो गया है तो इस ब्लड का प्रेशर दीवारों पर थोड़ा कम हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे बॉडी के धमनियों में दाब जो है 2 प्रकार का होता है। एक तब जब निलय संकुचित होता है तो उसको बोलते हैं संकुचन दाब। तब क्या होगा? अधिक होना चाहिए, इनकी दीवारों पर, धमनियों की दीवारों पर प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा दाब होता है शिथिल दाब। जब ये शिथिल हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, आराम करेगा जब हमारा निलय, तो उसको बोलते हैं शिथिलन दाब, ठीक है। तो प्रंकुचन दाब ज़्यादा है, ये मैक्सिमम 120 mm ऑफ Hg होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल ये माना जाता है। इससे ज़्यादा प्रेशर दीवारों को नुकसान पहुंचा सकता है। शिथिलन दाब 80 mm ऑफ Hg, इससे कम हो गया तो इसका मतलब ब्लड का प्रेशर कम हो गया, तो ब्लड पूरे शरीर में अच्छे से नहीं घूम पाएगा। तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए जब प्रंकुचन हुआ है, और जब शिथिलन हुआ है तो इससे कम भी नहीं जाना चाहिए। ये नॉर्मल दाब है, और इसको मापने के लिए हमें स्फिग्मोमैनोमीटर की आवश्यकता पड़ती है। स्फिग्मोमैनोमीटर लिखा है बुक में, वहाँ से पढ़ लेना। तो ये नॉर्मल प्रेशर है ब्लड का। कुछ मात्रा में आगे पीछे हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा अगर ये बढ़ जाए या ये कम हो जाए तो फिर इसका मतलब क्या है कि ये प्रॉब्लम है। तो ये सामान्य दाब है हमारी धमनियों के अंदर। समझ गए आप? अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ लें। हृदय का चित्र आपको बनाना आना चाहिए, कोष्ठक बनाने आने चाहिए, बताना है कि यहाँ से ब्लड यहाँ आएगा तो ये शिथिल हो जाएगा, फिर यहाँ से ब्लड यहाँ जाएगा तो ये शिथिल हो जाएगा, और ये संकुचित हो जाएगा, प्रंकुचित हो जाएगा, जो भी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ जब ब्लड जाएगा तो अगली बारी होती है इसकी निलय की। अब निलय ने प्रंकुचित होना है या सिकुड़ना है, तो यहाँ से ब्लड जाएगा महाधमनी में, जहाँ से पूरे शरीर में चला जाएगा ऑक्सीजन लेकर। फिर शिराएं रक्त को लाएंगी यहाँ पर, ये आपका दायां आलिंद है, यहाँ पर आएगी तो ये शिथिल हो जाएगा, ब्लड भर जाएगा इसमें। फिर यहाँ से भेजेगा यहाँ, तो ये सिकुड़ जाएगा और ब्लड सारा यहाँ चला जाएगा। यहाँ से ब्लड आगे बारी आती है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाना है, तो फुफ्फुस धमनी में अब जाएगा, तो ये सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड धमनी में जाएगा, फुफ्फुस धमनी में, जहाँ से रक्त कहाँ जा रहा है? फुफ्फुस में, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ छोड़ देगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर चली जाएगी। तो ये हमने इसकी प्रक्रिया को अच्छे से समझना है, ठीक है। अब आपने इतना समझ लिया है तो अब आपको धमनी और शिराओं में अंतर पता चल गया है, या आपने पढ़ा भी है, ठीक है। दीवारें इसकी मोटी होती हैं, इसकी पतली होती हैं। इसमें वेल्व की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें वेल्व की ज़रूरत पड़ती है ताकि ब्लड बैक पीछे हट के ना आए, ठीक है। फिर उसके बाद हम ये भी पढ़ेंगे कि जैसे धमनी आगे जाती है बॉडी के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पे ये और छोटी छोटी होती जाती है। ये महाधमनी आई, फिर विभाजित हो गई,
विभाजित होने के बाद और छोटी हो जाएगी, फिर और छोटी हो जाएगी, और इस तरह से ये कोशिकाओं तक, सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाएगी। जहाँ सबसे छोटी धमनी है, ये जो वाहिकाएं हैं बहुत जो छोटी हैं, इनकी दीवारें बहुत पतली होती हैं ताकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड सभी कोशिकाओं से अंदर बाहर आराम से जा सके विसरण द्वारा। कल भी मैंने बताया था आपको विसरण विसरण तो विसरण होने के लिए सतह बहुत पतली चाहिए। तो यहाँ पर फिर ये आराम से सभी कोशिकाओं में ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आगे पीछे जा सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो वाहिकाएं हैं, इनको हम सबसे छोटी जो हैं केशिकाएं कहेंगे। ठीक है, टूट टूट कर केशिकाएं बन गई। फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जो जा रही हैं केशिकाएं मिलकर और मोटी होती जाएंगी। ठीक है, पहले धमनी आई, धमनी ऑक्सीजन लेकर आई थी और ये छोटी छोटी होती गई। उसके बाद वो छोटी छोटी केशिकाएं मिलकर शिराएं बना रही है, और शिराएं कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को वापस हृदय में लेकर जाएंगी। इसके बाद आगे है हमारा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होती हैं ये समझना अच्छे से। हमने पढ़ लिया हृदय के बारे में, हमने पढ़ लिया नालियों के बारे में। अब तीसरी चीज़ थी प्लेटलेट्स, जो कि हमारे टूट फूट को देखेगा। अगर कोई धमनी कहीं से टूट जाए तो क्या होगा, रक्त बाहर निकल जाएगा। अगर रक्त बाहर निकल गया तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो दाब कम हो जाएगा, और इससे इंसान मर भी सकता है। तो क्या होता है, जब भी कभी टूट फूट हो तो प्लेटलेट्स का काम होता है। कहीं आप कट लग गया, आपका रक्त निकल रहा है, ठीक है, ब्लड जो है बाहर निकल रहा है, तो क्या होता है, क्लॉट बन जाता है वहाँ पे, ताकि वो ब्लड अपने आप ही रुक जाए बाहर बहना। तो वो काम किसका है, प्लेटलेट्स का। ये रक्त का थक्का बनाती हैं, जिससे अतिरिक्त रक्त की हानि नहीं होती। तो रक्त का थक्का बनाती हैं प्लेटलेट्स, ये ध्यान रहे आपको। अब ब्लड के अलावा एक और हमारी बॉडी के अंदर लिक्विड है जिसको लसिका कहते हैं। ठीक है, लसिका क्या है, ये भी ब्लड से ही बना है। ब्लड में से प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल क्योंकि बड़े होते हैं, वो इन वाहिकाओं से बाहर नहीं आ सकते। जो प्लाज्मा है, लिक्विड है, जिसमें क्या घुला है, कार्बन डाइऑक्साइड है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो थोड़ा थोड़ा करके धमनियों से बाहर आ जाता है कोशिकाओं के बीच में। अब कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं के बीच में स्पेस होता है, तो इसको हम बोलते हैं अंतरकोशिकीय अवकाश। तो इस अंतरकोशिकीय अवकाश में यहाँ पर ये लसिका के रूप में ये ब्लड का प्लाज्मा जो है इकट्ठा हो जाता है। तो ये प्लाज्मा ही है, ये जो लसिका जिसकी बात हम कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी कुछ कमी होती है इसमें, जैसे इसमें आरबीसीज या डब्ल्यूबीसीज नहीं, आरबीसीज नहीं होते, कुछ मात्रा में डब्ल्यूबीसीज तो होते हैं। प्रोटीन कम मात्रा में होती है, इसमें प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में है, इधर कम आती है। तो ये जो प्लाज्मा ब्लड वाहिकाओं से बाहर निकला है, कोशिकाओं के बीच आ गया है, इसको कहेंगे लसिका। ये पीले रंग का होता है, रंगहीन कह सकते हैं हम, ये लाल नहीं होता। अब ये लसिका यहाँ से वाहिकाओं में इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, छोटी छोटी केशिकाएं मिलकर बड़ी वाहिका बना लेती है यहाँ भी, तो ये लसिका की वाहिका बन जाती है। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, अपनी बुक में लिखा हुआ है। तो ये लसिका में वहन होता है वसा का, ये याद रहे। लसिका में मुख्य रूप से वसा का वहन होता है, साथ में इसमें बहुत सारी कोशिकाएं ऐसी होती है जो हमें अनुरक्षण भी प्रदान करती है। तो आज जो आपने पढ़ा उसमें हृदय का चित्र आपने ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है, उसकी कार्य प्रणाली को समझना है। और इसमें हमने एक शब्द पढ़ा है जिसको दोहरा परिसंचरण कहा गया है, इसको समझाना है, देखना है कितने नंबर का ये प्रश्न आया है, उस हिसाब से हमने इसका उत्तर देना है। अगर 1-2 नंबर का आया है तो 3 लाइनों में, 4 लाइनों में ख़त्म करना है। अगर ज़्यादा बड़ा आया तो इसका मतलब उसमें कार्यप्रणाली समझा देनी है आपने। तो ये कुछ प्रश्न बनते हैं, बाकी छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। इनमें क्या अंतर है, प्लेटलेट्स क्या होती हैं, लसिका क्या है, ये प्रश्न पूछा जाता है। फिर शिराओं और धमनियों में अंतर पूछा जा सकता है। रक्त दाब पर 1 नंबर का प्रश्न आता है, सामान्य रक्त दाब क्या है, 120/80, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है। बाकी क्या क्या क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं वो आप निकालेंगे, खुद भी निकालें, कहीं बुक में से भी देखें और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करें। कल हम बाकी पादपों में वहन के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।